स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएस के पर्सपेक्टिव से है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा कंट्रीज के अगेंस्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज किया गया था, जिसको कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन है वो किया। तो स्टूडेंट्स, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट के डिसीजन को स्ट्रक डाउन है वो क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के डोमेन के अंदर नहीं है कि कंट्रीज के अगेंस्ट में जो टैरिफ और टैक्सेशन है उसको इम्पोज किया जाए। तो वहाँ पे ये जो पावर है वो किसके डोमेन में आया करता है? जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो उसको वहाँ पे कांग्रेस के नाम से जाना करते हैं। तो जो भी यहाँ पे डिसीजंस लिए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उसका रेगुलर अप्रूवल है वो कांग्रेस के द्वारा किया जाए, तो जो टैरिफ और टैक्सेशन है वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे। तो क्या प्रेजेंट समय के अंदर यूएस के वहाँ पे जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो टैरिफ और टैक्सेशन है, क्या वो अप्लाई नहीं है क्या? तो स्टूडेंट्स, यूएस के प्रेसिडेंट ने फिर एक डिफरेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे 10% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया है। और आप देखिए कि जो 10% का ये जो लिमिट है इसको भी इंक्रीज करते हुए उन्होंने 15% है वो किया है। ट्रेड एक्ट है जो यूएस का एक्ट है, जिसके थ्रू ये डिसीजन है वो लिया गया। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो किसी भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसके ऊपर में एक जो टैक्सेशन अप्लाई हुआ करता है, जिसको कि हम एड वैलोरम जो टैरिफ है उसके नाम से जाना करते हैं। तो एड वैलोरम जो टैरिफ है वो बेसिकली कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर में अप्लाई होता है? बेसिकली आप देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट का जो जो उसका वैल्यू है, वैल्यू के ऊपर में इसको अप्लाई है वो किया जाता है। तो यूपीएससी हो सकता है आपसे इस जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे। इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि जो सेल्स टैक्स हुआ करता है वो इसका एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो इसका एग्जाम्पल है। हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है, क्या उसको ये किसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा? तो आप देखिएगा अभी हमने इंटरिम डील को डिस्कस किया है। ये जो टैरिफ यहाँ पे इम्पोज हुआ है, न्यू टैरिफ, इसको हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्टडी किया गया है। आने वाले समय में इसको एग्जामिन किया जाएगा कि क्या यहाँ पे किस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे इंडिया यूएस का जो बेटर ट्रेड है वो हो सकता है। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड मैक्सिमम आपको यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि एसआईआर के बारे में है, कंटिन्यूस हम रीड कर चुके हैं एसआईआर के बारे में। इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करता है समय समय पे। जो इलेक्टोरल रोल है उसकी वेरिफिकेशन या जो उसमें आप देखिए ऑथेंटिकेशन है उसके रिगार्डिंग में। कुछ स्टेट्स में जब इसको अब कैरी आउट किया गया, कुछ नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनके नेम है वो रिमूवल हुए हैं। बेसिकली आप देखिए कि जब भी कोई पर्सन को जो राइट टू वोट का जो यहाँ पे हमारे पावर है, राइट टू वोट बेसिकली किस तरीके का पावर है स्टूडेंट्स? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, क्या ये स्टेचुटरी पावर है? तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स के अंदर में इसको अलग अलग वे के थ्रू आप देखिए कि माना है। इसमें रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू वोट को एज ए स्टेचुटरी पावर का जो रिकॉग्निशन है वो दिया गया है। तो एसआईआर ड्राइव के अंदर में नंबर ऑफ 8% नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिनका रिमूवल हुआ है 9 स्टेट्स एंड यूटीज के वहाँ पे, जब एसआईआर कंडक्ट है वो हुआ था। नेक्स्ट न्यूज अगर हम बात करें दिल्ली से रिलेटेड, एक रोड एक्सीडेंट के बारे में है कि 21 या 22 एज का जो आप देखिए कि यंग पर्सन था, जिसको जो अपना बाइक से ट्रेवल कर रहा था, तो उसका कोलिजन होता है, डेथ उनका हुआ है। तो उसी को बेसिकली शो किया गया है कि कैसे हमारे जो रोड का जो एरिया है जहाँ पे कंटिन्यूस ऐसे एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें लाइफ का जो लॉस है वो भी आपको मिलेगा। हमारे कंट्री के रिगार्डिंग में अगर हम एनसीआरबी के जो डाटाज हैं उनको रीड करें तो एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि पर ईयर बेसिस के ऊपर में 1.73 लाख के आसपास जो पर्सन है, 1.73 लाख के आसपास पर्सन है जिनका कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हुआ करता है। अब यहाँ पे क्या बेसिकली करना चाहिए हमें? तो जो बेसिकली यहाँ पे जिनको अंडर एज का जो सिचुएशन में है उनको ड्राइविंग करने के रिगार्डिंग में स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो होने चाहिए। कंप्लीटली यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सेफ्टी को हमें इंश्योर करने का ज़रूरत है। तो सेफ्टी किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है? एक तो आप देखिए कि रोड की रिगार्डिंग में रोड का जो क्वालिटी है, डिजाइन है, उसको भी आप देखिए कि इंक्रीज किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे रोड सेफ्टी जो ड्राइविंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय करना हो, उसके रिगार्डिंग में मोर सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना हो, तो ये जो डिसीजंस हैं उनका लेने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और ब्राज़ील के बारे में है, आप देखिए कि ब्राज़ील के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इंडिया और ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है वो लार्जर है, बोथ कंट्रीज़ का कोऑपरेशन भी है, बट अगर हम ट्रेड के डाटाज के बारे में रीड करें तो हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है जो प्रेजेंट समय में बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में हुआ करता है। तो ब्राज़ील के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका तो प्रपोजल है कि 30 बिलियन यूएस डॉलर है वो इसको कर दिया जाए, इंडिया और ब्राज़ील का जो यहाँ पे ट्रेड हो। बट स्टूडेंट, जो एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है उसमें इसको 20 बिलियन का टारगेट रखा गया है कि 20 बिलियन यूएस डॉलर का हमें ट्रेड करना है 2030 तक। तो ये यहाँ पे एक टारगेट रखा गया जो प्रेजेंट समय में 12 से लेकर 15 बिलियन यूएस डॉलर है वो एग्जिस्ट किया करता है। क्रिटिकल मिनरल्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं प्रेजेंट समय में कंट्रीज के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के रिगार्डिंग में भी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में ही आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने, आप देखिए कि जो पैक्स सिलिका है जो यूएस का एक जो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग में एक यहाँ पे प्रपोजल है जिसको भी इंडिया ने ज्वाइन है वो किया है अभी रिसेंटली, पैक्स सिलिका को इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया। तो क्रिटिकल मिनरल्स के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे यूएस की जो पॉलिसीज हैं उनका भी डिस्कशन हुआ है कि यूएस की पॉलिसीज के थ्रू इंडिया और ब्राज़ील ही वो कंट्री थे जिनके ऊपर लार्जर नंबर ऑफ टैरिफ है वो अप्लाई किया गया था। बोथ कंट्रीज ने बायोफ्यूल का जो पॉलिसी है उसको, आप देखिए कि जब इंडिया में G20 का समिट हुआ था तो बायोफ्यूल को यूज किया जाए तो उसको बेसिकली प्रपोजल को रखा गया था। बट यूएस का जिस तरीके से यहाँ पे विड्रोवल हुआ है क्लाइमेट के रिगार्डिंग में पॉलिसीज के लिए, तो ये बायोफ्यूल अलायंस है वो बेसिकली वन काइंड ऑफ बैक स्टेज के अंदर में है। तो इंडिया और ब्राज़ील के बारे में ये डिस्कशन है, बोथ कंट्रीज का ट्रेड को इंक्रीज करने का एक प्रपोजल है वो एग्जिस्टेंस में आया है। एआई का समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? दिल्ली के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये एआई इम्पैक्ट समिट है जिसका डिक्लेरेशन, जिसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया है, कंट्रीज ने उसको साइन किया है। और एआई का जो ह्यूमन के रूप से या आप देखिए कि जो ह्यूमैनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए इसको यूज किया जाए, ये बेसिकली यहाँ पे मेन डोमेन ऑफ डिस्कशन है वो रहा है। भूटान के जो लीडर हैं वो भी इंडिया के लिए आए हैं, तो उन्होंने भी एआई का जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन का जो कनेक्टिविटी है उसके लिए इसको यूज किया जाए, ये उनका भी यहाँ पे सजेशन है वो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट का जो थीम है वो क्या था? सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, कि सभी लोगों का यहाँ पे वेलफेयर हो, सभी लोगों को यहाँ पे पीस और जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड हो। तो आप देखिए कि थीम भी आपको पता होना चाहिए। क्या ये फर्स्ट समिट था जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ? इंडिया में तो आप देखिए कि फर्स्ट समिट था, बट ओवरऑल ये फोर्थ समिट है। फर्स्ट समिट जो है वो यूके के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, यूके के बाद में साउथ कोरिया है, फिर फ्रांस के वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो चुका है। बांग्लादेश जिनके साथ में हमारे रिलेशंस लिटिल बिट आप देखिए कि डिक्लाइन फेज के अंदर में थे, अब यहाँ पे फिर से जो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उसके थ्रू आप देखिए कि जो वीज़ा प्रोसेस है उसको रीस्टोर है वो किया गया है। पिछले कुछ समय में हमारे जो डिप्लोमेटिक वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे एम्बेसी और जो डिप्लोमेटिक एरियाज हैं, सॉरी एम्बेसी नहीं होंगे वहाँ पे, हाई कमीशन का एरिया रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया है वो ब्रिटेन का कॉलोनी था और जो जो कॉमनवेल्थ का जो पार्ट है उसका ये मेंबर्स हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है वहाँ पे आपको हाई कमीशन मिलेंगे, और एम्बेसी कहाँ पे मिला करते हैं? जो जो कॉमनवेल्थ का पार्ट है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन के वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया था, एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी देखने के लिए मिला था। तो यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए? आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो डिप्लोमेट्स हुआ करते हैं, जो डिप्लोमेट हैं, उनको बेसिकली जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है वो किस कन्वेंशन के थ्रू हुआ करता है? क्या उनको ये वियना कन्वेंशन के थ्रू ये पावर हुआ करती है कि उनको बेसिकली उस कंट्री के अंदर में किसी भी तरीके से उनकी रिगार्डिंग में एक्शन नहीं होना चाहिए, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो भी प्रोवाइड करना है जिस कंट्री में ये जो एम्बेसी या हाई कमीशन सिचुएटेड है? तो ये वियना कन्वेंशन है जिसके थ्रू उनको बेसिकली ये जो इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया गया है। हमारा जो फार्मास्यूटिकल का जो सेक्टर है उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में है। फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में आप देखिए कि इंडिजीनियस जो टिटनस है, जो डिप्टेरिया है, उसका जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया गया है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का वन काइंड ऑफ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बताया गया है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ऑलरेडी हमारा ये जो सेक्टर है वो काफ़ी बेटर सिचुएशन में है, बट पिछले कुछ समय से कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे, जैसे कि अनएथिकल प्रैक्टिस को फॉलो करना हो। जैसे कि आप देखिए कि कुछ कोल्ड सिरप्स हैं उनके अंदर में ये प्रॉब्लम आया था कि वहाँ पे जो ऑथराइज जो थिंग्स हैं उनको नहीं, उनको यूज है वो नहीं, उनको नहीं यूज किया गया, और अनऑथराइज थिंग्स का जो यूज है वो कोल्ड सिरप की मैन्युफैक्चरिंग में रहा था।
क्वालिटी के रिगार्डिंग में कंसर्न जरूर से रेज हुआ था। फिर इंडिया ने आप देखिए कि एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनका जो डबल लेयर ऑफ जो स्क्रूटनी है वो कैरी आउट किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज के अंदर में रिलीज किया जाएगा, तो उसी के थ्रू तमिलनाडु के वहाँ पे बोले जाने वाली जो तमिल लैंग्वेज है और गुजरात के वहाँ पे जो गुजराती लैंग्वेज है उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलीज है वो हुआ है। कश्मीर के वहाँ पे आप देखिए कि एक वीट का वैरायटी आया है जो क्रॉप साइकिल का जो इशू है, जो हार्वेस्टिंग का जो इशू है उसको ये सोल्व करेगा। तो कश्मीर का जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये बेसिकली वैरायटी को डेवलप किया है। एग्जाम के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? अब देखिए कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ पे क्रॉप का वैरायटी आया है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपको ये रीड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट हो तो उसके अंदर में आपसे ये सवाल है वो पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नागालैंड के बारे में है। एआई समिट के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, जो अभी हमने कुछ वहाँ पे रीड किया उसके बारे में। नागालैंड के बारे में हम रीड करेंगे। नागालैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि एक ऑटोनोमस एरिया है जिसका अप्रूवल किया गया है, और एक अलायंस भी वहाँ पे साइन हुआ था, हमारा यूनियन मिनिस्ट्री नागालैंड गवर्नमेंट और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो अलायंस वहाँ पे जो एग्रीमेंट वहाँ पे जो साइन हुआ है, जिसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, नागालैंड का गवर्नमेंट है और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक अथॉरिटी क्रिएट हुआ है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। अब ये जो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है जिसके थ्रू ऑटोनोमी है उसका डिवोल्यूशन हुआ है, कि ईस्टर्न नागालैंड के अंदर में एक अथॉरिटी बनाया गया जिनको कुछ पावर है वो दे दिया गया है, जिससे कि वो अपना रूल है उसको कैरी आउट कर सकें उस रीजन के अंदर में। कंटिन्यूस उनका डिमांड था स्टेटहुड का, जिस तरीके से उनको ये अथॉरिटी का क्रिएशन हुआ। अब यहाँ पे जो डिस्कशन ये है कि मणिपुर के वहाँ पे भी क्या इस तरीके का अथॉरिटी का क्रिएशन हो सकता है। एक तो आप देखिए कि मणिपुर को जो कुछ स्पेशल जो प्रिविलेज हैं, जो पावर है वो अवेलेबल हैं आर्टिकल 371 का जो क्लोज सी है या आर्टिकल 371 सी के थ्रू में, कि वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके मणिपुर का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो ये बेसिक डिस्कशन था यहाँ पे कि मणिपुर में भी ऐसा क्रिएशन किया जाए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में वहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में है, एनजीटी के द्वारा जो उसको अप्रूवल प्रोवाइड किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से। एनजीटी ने बेसिकली अप्रूवल क्यों प्रोवाइड किया है, एक तो उसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि ये जो एरिया है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ से पास होता है, तो इंटरनेशनल जो शिपमेंट का जो पोर्ट है उसको डेवलप वहाँ पे किया जाएगा। तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखिए कि ये एरिया है उसका इम्पोर्टेंस है। एनजीटी का जो अप्रूवल हुआ है वहाँ पे निकोबार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। और बाकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि कैसे वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। इस तरीके से वहाँ पे आप देखिए कि जो इसके रिगार्डिंग में जो इकोलॉजिकल जो डैमेज है उसका भी जो डिस्कशन हुआ है, कि वहाँ पे जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनका प्रेजेंस है, वहाँ पे रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट राइट हैं उसका ये वायलेशन है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ये आप देखिए कि जो फोटो था वो यहाँ पे गलती से मिसप्लेस हुआ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है यूएस के रिगार्डिंग में। ईस्टर्न जो पैसिफिक का एरिया है वहाँ पे यूएस ने स्ट्राइक किया है कि जो ड्रग के रिगार्डिंग में जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर ऑलरेडी यूएस का कंटिन्यूस ये ऑपरेशन है, जिससे कि पैसिफिक के एरिया के अंदर में इलीगल जो ड्रग का जो सप्लाई है वो यहाँ पे ना हो सके। यूक्रेन ने डीपर साइड ऑफ द रसिया के वहाँ पे एक अटैक किया है, उसके बारे में ये मेंशन है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। हांगकांग के वहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स है जिसमें फायर का इंसिडेंट हुआ था तो उसके बारे में ये मेंशन किया गया। और स्टूडेंट श्रीलंका के अंदर में जो बुद्धिस्ट पर्सन है उन्होंने एक बेसिकली यहाँ पे रैली को कैरी आउट किया है जिसमें स्टेट के जो अफेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हजीबुल्लाह के बारे में डिस्कशन किया गया है, कि जो हजीबुल्लाह है, हजीबुल्लाह के द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि उनके ऊपर में अटैक हुआ है इजरायली फोर्सेज के द्वारा। इजराइल के ही बारे में यूएस के जो जो डिप्लोमेट हैं उनका डिस्कशन है कि इजराइल हो सके तो वेस्ट एशिया के अंदर में लार्जर एरिया को भी टेक ओवर कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में उनका किसी तरीके से ऑब्जेक्शन है वो नहीं है। और वेनेजुला के वहाँ पे जो एमनेस्टी लॉ साइन हुआ है जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज किया गया, ये बेसिकली डिस्कस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि
जो होयसाला डायनेस्टी है, होयसाल डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में बताया गया है द हिंदू का जो संडे का न्यूज़पेपर है उसके थ्रू में। होयसाल डायनेस्टी आप देखिए कि 11th सेंचुरी से लेकर जो 13th सेंचुरी का जो समय है उस समय ये अपने एक पीक के ऊपर में हुआ करती थी। अगर हम कर्नाटक के जो हसन है, हसन के अलावा मांड्या है, मैसूर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको ये जो टेम्पल्स हैं वो आपको मिलेंगे जो कि होयसाल डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के रूप से इस्टेब्लिश हैं। तो होयसाल डायनेस्टी का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से हुआ करता था, मल्टीपल जो श्राइन्स हैं उनका प्रेजेंस होता था कि काफ़ी सारी जो श्राइन्स वो आपको वहाँ पे मिलेंगी, काफ़ी सारी श्राइन्स हैं जिनको कि वासादी के नाम से भी वहाँ पे जानते हैं। फिर आप देखिए कि मल्टीपल श्राइन्स हैं, जो सेंटर होल है वो पिलर होल आपको मिलेगा, सेंटर का जो होल हुआ करता है वहाँ पे पिलर्स का प्रेजेंस हुआ करता है। स्टार शेप के अंदर में ये प्लेटफॉर्म का क्रिएशन हुआ करता है, इस तरीके से आपको स्टार शेप के अंदर में प्लेटफॉर्म का क्रिएशन आपको मिलेगा। और जो अप्रेज प्लेटफॉर्म होता है जिसको कि हम जगती के नाम से जानते हैं, जगती के नाम से, तो ये होयसाल डायनेस्टी के आर्किटेक्चर के बारे में है। किससे ये कंस्ट्रक्शन हुआ, सोप स्टोन से ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, सोप स्टोन से इसको वो कंस्ट्रक्ट है वो किया गया है। काफ़ी आप देखिए कि ये इजीली इसके थ्रू जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ करता है। और जो मेन एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं होयसाल डायनेस्टी के, एक तो बेलूर का एरिया है, बेलूर के अलावा आप देखिए कि हालेबिदु है, हालेबिद के अलावा सोमनाथापुरा है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।